नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश एक सुर में कह रहा है आतंकिस्तान से बदला चाहिए। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पूरे देश को चाहिए, 140 करोड़ लोगों को चाहिए। और भारत सरकार यह बात जानती है, इसलिए भारत सरकार एक्शन में है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी चल रही है। कुछ काम तो शुरू भी हो गए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दिया गया, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो का फैसला दिया गया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। और जो लोग मेडिकल वीजा पर थे उनके लिए तो आज की तारीख लास्ट है, आज पाकिस्तानियों दफा हो जाओ। लेकिन खबर यह है कि सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद अब भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। भारतीय सेना पाकिस्तान को जमीन से लेकर आसमान तक घेरने की तैयारी में है। पीओके वापस लाने की प्लानिंग बनाई जा रही है। मोदी सरकार पाक को हैसियत में लाने के लिए हर रणनीति पर विचार कर रही है। पहलगाम में हुए 28 लोगों की मौत से पूरे देश का खून खौल रहा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया, हमला करने वालों को कल्पना से बड़ी चोट दी जाएगी। हमले के बाद जो पहली सीसीएस बैठक हुई थी उसको याद कीजिए आप, 23 तारीख को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी। हालांकि उस दरमियान प्रधानमंत्री दुबई के दौरे पर थे, सऊदी के दौरे पर थे, लेकिन फिर भी सीसीएस की बैठक में 23 तारीख के बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। पाकिस्तान को प्यासा मरने पर मजबूर किया। अब कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दूसरी बार सीसीएस की बैठक होने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री इसमें फिजिकली पहली बार होंगे। पहली वाली बैठक में प्रधानमंत्री को फोन पर सारी जानकारी दी जा रही थी, उनको लूप में रखा गया था। लेकिन दूसरी सीसीएस की बैठक के बाद क्या होगा? जब पहली सीसीएस की बैठक के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, दुनिया भर में जाकर रहम की भीख मांग रहा है, भारत से भी कह रहा है कि बात कर लीजिए हमसे, हम बातचीत के टेबल पर आने को तैयार हैं। भारत से लगातार गुहार कर लगा रहा है कि उसने पहलगाम आतंकी हमला नहीं किया। यहां तक कि पहली सीसीएस की बैठक में जो एक्शन लिया गया उसके 48 घंटे के बाद से जिस आतंकी संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी वो भी यूटर्न मार गए, यानी कि टीआरएफ। तो दूसरी सीसीएस की बैठक के बाद क्या होगा? पाकिस्तान बचेगा या नहीं बचेगा? या पीओके को मिलाने के लिए स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर फेज वाइज काम शुरू हो जाएगा? कई कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आतंकी आका पाकिस्तान को मोदी सरकार जोरदार झटका देने की तैयारी में है। भारत ने पाकिस्तान और आतंकियों का खात्मा तय कर लिया है, यह बात तो मानकर चलिए। और दुश्मनों को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत हो गया बर्दाश्त करते करते, सब्र की इंतहा हो गई है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुरक्षा की तैयारियों की एक डिटेल्स ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, आतंकिस्तान के खिलाफ महा प्लान बना रहे हैं। पहली सीसीएस की बैठक में क्या हुआ था? सिंधु जल संधि रोक दी गई थी, विद इमीडिएट इफेक्ट कहा गया था। सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। अटारी बॉर्डर के जो चेकपोस्ट है, इसके अलावा जितने चेकपोस्ट है सब सील कर दिए गए। पाकिस्तान के लिए सार्क वीजा छूट योजना जो है रद्द की गई। और तो और 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को कहा गया कि देश से, भारत से दफा हो जाओ। पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ में कटौती की गई। हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। लेकिन जब दूसरी सीसीएस की बैठक होगी तो पाकिस्तान की हलक सूख रही होगी। पाकिस्तान में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऊपर वाले से हाथ उठाकर दुआ मांग रहे होंगे कि भारत हमला न कर दे। इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, बीमारी का भय नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं। हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां ये चरगावा में, ये गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 200 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का एक लक्ष्य रखा गया। उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है। तो
शहर में अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लाल डिग्गी में बन रहा है, सुतनी में एक 500 टन पर डे के लिए वेस्ट टू वेल्थ के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे वेस्ट से तारकोल बनाने का कार्यक्रम, वेस्ट से तमाम अन्य ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो अब तक कचरा था, हम कल उसको टाइल के रूप में, अन्य कंपोस्ट के रूप में उसका उपयोग करते हुए अपने किचन गार्डन को और खेती में उसका उपयोग करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यह काम पहले भी हो सकता था, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 14 के पहले जो सरकार थी, देश उनके एजेंडे में नहीं था। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी, उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, तब कर नहीं पाए। कार्य करने के लिए विजन चाहिए, विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ साथ ईमानदारी चाहिए, एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ लग करके उसे परिणाम में बदलने के लिए एक टीम वर्क चाहिए। लेकिन जहां पे परिवार को ही देश मान लिया हो, जहां परिवार को ही सब कुछ मान लिया हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, यह अपने आप में ही एक बेईमानी होगी। और यही बेईमानी वे प्रदेश के साथ समाजवादी पार्टी और देश के साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करते रहे। ये लोग यही कार्य करते रहे, इसी का परिणाम था। एक बरसात होती थी, पूरा सिटी जलमग्न होता था, शहर में मच्छरों की बौछार थी, गंदगी का अंबार था, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 15 जून के बाद प्रत्येक घर को एक दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन आज एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना हो रही है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। नेचुरल पद्धति से भी प्रोसेसिंग की कार्रवाई हो सकती है, शुद्धिकरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गोरखपुर आज उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल के क्रम में आज यहां पर मुझे इस कार्यक्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर आना पड़ा है, जहां पर आपने देखा होगा, मैं चाहूंगा पार्षदगण भी देखें और अन्य लोग भी जाकर के देखें कि जो कूड़ा आपके घर का है, उस कूड़े को कैसे उपयोगी करके, कैसे उसको यहां पे ला करके उसको उपयोगी बनाया जा रहा है और सिटी को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है। यह एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। दूसरा, सिटी जल जमाव से मुक्त हो। गुड़दहिया नाले के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले दिनों मैंने भी निरीक्षण किया था। आप देखिए, जिस दिन ये कार्य पूरा हो जाएगा, मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन लोगों के मकान आए, लेकिन उन लोगों ने इसमें सहयोग किया और आज ये नाला का कार्य पूरा हो रहा है। आने जाने के लिए भी मार्ग मिलेगा, स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। जो लोग गुड़दहा नाला के अगल बगल निवास करते हैं, उनका जीवन भी अब एक अच्छा जीवन आप उसको मान सकते हैं कि अच्छी स्थिति में उनको रहने के लिए अवसर मिलेगा, अच्छे गार्डन वहां विकसित हो पाएंगे। और बरसात कितनी भी बड़ी होगी, कहीं जल जमाव नहीं होगा।
जल जमाव नहीं होगा। आज गोरखपुर बदल चुका है। जो भी आता है अभिभूत होकर के जाता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बारे में बात करते हैं, इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो दो नकारा और निकम्मे आपको मेरे बगल में नजर आ रहे हैं, एक असीम मुनीर, एक शाहबाज शरीफ, इन दोनों ने कटोरा लेकर 24 बार आईएमएफ से लोन लिया है और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में अर्जी दी हुई है कर्ज के लिए। इसके अलावा चीन और अमेरिका के पास तो कितनी बार गए होंगे इन भिखारियों की, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन फिर भी जंग की बात कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि आतंक पर ऐसा प्रहार किया जाएगा जिनकी इन लोगों ने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हलक में जान है इन लोगों की। हमले में पाक फौजी, क्योंकि यह जाहिर हो चुका है, हाशिम मूसा का नाम सामने आया जिसने एसएसजी में ट्रेनिंग की है और सर्व भी किया पाकिस्तान में। इधर भारत में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जंग की आशंका से घबराया पाकिस्तान आतंकियों को पीओके में लॉन्चिंग पैड से हटा रहा है ताकि दुनिया की नजरों में खुद को पाक साफ दिखा सके। आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि आतंकी इनके लाडले जो ठहरे, आतंकियों को पालता है, पोसता है, फिर भारत में इन्फिल्ट्रेट कराता है कि कश्मीर लुट गया, इस्लाम खत्म हो गया, कश्मीर में इस्लाम बचा लो, जल्दी जाओ जिहाद करो, 72 हूरें मिलेंगी और पता नहीं क्या क्या। धर्म की चाशनी चटाकर दशकों से आतंक का एक खेल खेला जाता रहा है। लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब इसका सर्वनाश बहुत जरूरी है और इस आतंक के आकब का भी सर्वनाश बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए कि सीसीएस की दूसरी बैठक के बाद पाकिस्तान का क्या होने वाला है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयर चीफ मार्शल नितिन वैद्य, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट। अकुश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। कल सीसीएस की दूसरी बैठक होने वाली है। पहली बैठक के बाद पाकिस्तान की हालत हमने देखी, वो घुटनों पर आ चुका है और पहली बैठक के बाद जल स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक और इसके साथ साथ पाकिस्तान की हलक सुखाने के लिए दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों के राजनयिकों को भारत ने कांटेक्ट किया और भारत की स्थिति बताई, जिसके बाद छटपटाता हुआ पाकिस्तान अपने अब्बू जान चीन के पास पहुंचा और तुर्की के पास पहुंचा, चाचा तुर्की, कि हमें बचा लो, भारत बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि नए दौर का भारत है जो ना भूलता है और ना छोड़ता है, क्योंकि छेड़ा पहले पाकिस्तान ने। मेजर जनरल एसवीपी सिंह से शुरुआत करेंगे। सिंह सर, आपको क्या लग रहा है कल सेकेंड सीसीएस की बैठक के बाद क्या होने वाला है और पाकिस्तान की अभी क्या हालत हो रही होगी सीसीएस की बैठक से पहले? देखिए विवेक, इस समय ये जो कल की जो मीटिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगी क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिसीजंस आगे बढ़ाई जाएंगी। हो सकता है कि फाइनल डिसीजन भी दी जाए, पर मैं समझता हूं कि क्योंकि पहली बारी प्रधानमंत्री इसमें ज्वाइन करेंगे फिजिकली, जो पहली बारी नहीं थे, तो हो सकता है कि इसके इनपुट्स लेके और जल्द ही जल्द हमें डिसीजंस मिलेंगी। पर ये जो हमारे अभी सिचुएशन है, हमको इसका नाप लेना है। पाकिस्तान तो जो है, पर भारत को नाप लेना है कि इस समय हमारे 3 फ्रंट को हमने बिल्कुल सिक्योर करना है, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, और एक हाफ फ्रंट हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जहाँ पे है। तो इनके ऊपर हमें बहुत कायमी रखनी है, जिसकी वजह से डिफेंस, रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनको बहुत ही तालमेल में फंक्शन करना पड़ेगा। दूसरा है सीसीएस इसमें नाप लेगा कल कि जो हमारी बिल्डअप हुई है, हमारी जो मोबिलाइजेशन है, वो किस स्टेज पे पहुंच गई है और कैसे तैयारी है। देखिए, लड़ाई के दौरान में हथियार तो हैं, पर हथियार में सबसे आवश्यक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है एम्युनिशन।
एम्युनिशन है तो हथियार है। तो ये सब चीजों का अभी नाप लिया जाएगा और फिर लॉजिस्टिक्स चेन की जो लगातार चलती रहे वो बहुत आवश्यक है। इतना कहते हुए हमारे को अभी नाप लेना है कि पाकिस्तान को इस समय चीन, तुर्किया और बांग्लादेश, इनसे सपोर्ट एक तरह की अनाउंस हो गई हुई है और हो सकता है कि पाकिस्तान पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की सपोर्ट के लिए भी। तो भारत को इस समय अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, यूके, जापान और रूस के साथ, रूस का रवैया बहुत हमारे लिए आवश्यक है। वो क्या अपनाता है इस समय, खुद वो अपनी लड़ाई में लगा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं और इसको अगर मैं मद्देनजर में रखता हूं तो कल की सीसीएस मीटिंग में जैसे प्रधानमंत्री का एक स्टाइल है कि टास्किंग करते हैं सही, तो मैं समझता हूँ एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें विदेश मंत्री का बहुत मेजर रोल होगा अलॉन्ग विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और जो इंटरनल में होगा होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, और साथ ही में सीडीएस का पहली बारी रोल सामने आना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जो उसको इंटरनल जो प्रोक्योरमेंट्स वाला है उसको कोऑर्डिनेट करना उसका एक बहुत मेन मुद्दा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। तो मैं ये समझता हूं कि ये सब चीजें भारत करे और काइनेटिक पावर को डिलीवर करना है हमने इस टाइम, तो फिर हमारी ट्राई सर्विस। सर आपको रोकना चाहिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक करतूत सामने आई है। अपने ही लोगों पर बमबारी कर रहा पाकिस्तान। खबर आ रही है केपी में बाजौर में बमबारी की गई है, एक बच्चे की मौत हो गई और कई मानवाधिकार कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बता दें कि अब इसके हमले की निंदा की जा रही है। केपी में पाकिस्तान लगातार उग्रवादियों पर एक्शन के नाम पर अपने ही लोगों पर बम बरसा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, बच्चे को कैसे हॉस्पिटल लेकर उनके माता पिता जा रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये केपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बाजौर में बमबारी की गई है, जहां पर इस बमबारी में पाकिस्तान की ही एक बच्ची घायल हो गई है। केपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं और पाकिस्तान में जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। मेरे सहयोगी रमन इस खबर पर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले रमन के पास चलते हैं। रमन, क्या है पूरी खबर? केपी में क्यों गोलीबारी बमबारी कर रही है पाकिस्तानी सेना? देखिए, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, एक तरफ से बीएलए जो है वो पाकिस्तान को घेरे हुए है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहाँ टीटीपी के लड़ाके जो है वो लगातार पाकिस्तान की सेना के नाक में दम कर रखे हैं। उधर से एलओसी पर भारतीय सेना ने जो है वो एक दबाव बनाकर रखा है। यही कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि बौखलाहट है पाकिस्तानी सेना की, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में उन्होंने उतारी है और खैबर पख्तूनख्वा के बाजारों में हवाई हमला किया गया है पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से, और जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है और कई लोग जो है वो घायल होने की जानकारी जो है वो फिलहाल मिल रही है। जो वहाँ के मानवाधिकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने हमले की निंदा की है और सवाल उठाया है कि जब सेना कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है, ऐसे में वहां पर संघर्ष करने के बजाय वो अपने भीतरी इलाके जो पाकिस्तान का इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर निर्दोष नागरिकों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार क्यों कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये समझ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर भारत के साथ टकराव बढ़ता है तो एक तरफ से केपी जो है यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पर टीटीपी जो है वो पाकिस्तान की सेना पर दबाव बना सकती है। दूसरी तरफ से बलूचिस्तान जो है वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिंध प्रांत में जो है वो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीओके के अंदर जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की अपनी सरकार है उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान की जनता का रोष जो है वो लगातार पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक बौखलाहट है, जिस बौखलाहट को लेकर वो एक दिखाना चाहता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई इस तरीके का विरोध करेगा तो उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई है। ये आपको ध्यान देना होगा कि पाकिस्तान इंटरनली ब्लीड कर रहा है। रमन, ये बात दुनिया को पता है और भारत को भी पता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी जंग लड़ने की बात बार बार करता है और ये बात पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये बात पाकिस्तान को भी समझ है, लेकिन भारत के खिलाफ वो जंग सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने आवाम को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। पहलगाम हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एनआईए ने करीब 4000 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में ले गए स्थानीय और ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद एनआईए का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को पहचानने की कोशिश की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के सपोर्ट के बगैर यह हमला हो ही नहीं सकता और कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया वो अब भी जम्मू कश्मीर के ही इलाके में मौजूद हो सकते हैं और वो भी लोकल्स के सपोर्ट के बाद ही वहां पर छिपे हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं इस खबर को लेकर। प्रशांत, एक जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पहलगाम में जिन लोगों ने हमला किया
वो अभी भी घाटी में ही छिपे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते हैं। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स को अभी तक हिरासत में लिया गया है और जो सिंपैथाइजर्स को पकड़ा गया है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बहुत बड़ी अपडेट ये है कि 4250 लोगों को अभी तक जो है वहाँ से पकड़ा गया है, और अभी भी जो है 200-250 लोगों की जो है जांच अभी और हो रही है, और लोगों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है जो इंटेल एनआईए और लोकल पुलिस को मिला है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि और भी लोग जो है जो इनकी आतंकवादियों की जो पहलगाम हमले के आतंकवादी थे उनकी मदद की थी, तो लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। इनको रेकी करने ये लोग आते थे, उनके घरों में रुकते थे। इस बिहाफ पे जो है एनआईए और लोकल इंटेलिजेंस ने इन लोगों को डिटेन किया है। विवेक, बिल्कुल, ये इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स भी, ओजीडब्ल्यूज भी और यूजीडब्ल्यूज भी हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सब ग्राउंड जो रिपोर्ट हमें मिली है, वहाँ पर जो हर एक छोटे बड़े जो लोग जो है जो इनकी हेल्प कर सकते हैं, वो सब लोगों को जो है पुलिस ने इस वक्त हिरासत में लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवादी कुछ जो इन पकड़े गए हैं उनके घर में भी रुके थे। जी प्रशांत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए और खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस डिबेट पर लौटते हैं, क्योंकि सीसीएस की कल दूसरी बैठक होने वाली है और सीसीएस की बैठक के पहले पाकिस्तान का हालात एक बार फिर से सूख रहा है। एयर चीफ मार्शल नितिन वैद्य सर भी हमारे साथ बने हुए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं नितिन वैद्य सर के पास जा रहा हूं। नितिन वैद्य सर, सीसीएस की दूसरी बैठक, पहली बैठक में ही पाकिस्तान घुटनों पर है, दूसरी बैठक के बाद पाकिस्तान का क्या होगा सर? मैं मेजर जनरल सिंह सर ने जो बताया उससे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कभी इस दौरान मैंने कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को ये कहते नहीं देखा कि हम मिट्टी में मिला देंगे। ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उसका बहुत गहरा मतलब है, और मुझे यकीन है कि एक बार जब ये सीसीएस की मीटिंग खत्म हो जाएगी, जिसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह की रेडीनेस हमारी है, और आज आपने देखा कि शाम को पैरामिलिट्री की भी एक मीटिंग हुई थी, तो एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ सिक्योरिटी सिनेरियो इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड, एंड आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज टू बी हैपनिंग, बिकॉज फाइनली डिसीजन जो है वो तो टॉप लेवल के लोग ही लेंगे। सीसीएस में आप जानते हो कि प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, साथ में होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ये सब टॉप लोग हैं हमारे कैबिनेट के, और वो सलाह मशवरा करेंगे, नुमाइंदा लेंगे और पूरी तरह से एक सोच समझ के जो भी विचार है वो करेंगे, और उसके बाद ही निर्णय होगा। और मुझे लगता है कि ये जो निर्णय वो लेंगे वो बहुत ही गंभीरपूर्ण निर्णय होगा, जिससे कि दोबारा इस तरह की हरकत ना करे, ये पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा। जैसे आपने शुरू में कहा था कि जनरल आसिफ मुनीर थे, मुझे यकीन है कि उन्होंने जिस तरह से ये कांड किया है शायद शहबाज शरीफ को भी पता नहीं होगा, और उसी की तरह तो परवेज मुशर्रफ ने किया 1999, जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे पाकिस्तान, और साथ में उन्होंने पीछे से कारगिल में पोस्ट ऑक्यूपाई किए। तो ये इनकी जो फितरत है ये एक बार के लिए खत्म हो जाए, इस तरह का कोई एक्शन हमारी गवर्नमेंट जरूर लेगी, ऐसा मुझे यकीन है। नहीं, आजकल एक और रिएक्शन चाहूंगा सर, आजकल पाकिस्तान और JF-17 के वीडियो जारी कर रहा है जो लो लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं, और वो सोशल मीडिया पर डाल रहा है जिससे कि भारत वो वीडियोस पहुंच सके। सर ये तो एक पोस्चरिंग की बात है। आपने देखा कि JF-17 जो एरोप्लेन चाइना मेड है वो कभी भी किसी भी कोई स्कर्मिश में, वॉर तो नहीं, स्कर्मिश में भी कभी इस्तेमाल नहीं किया है, और हमारे जो प्लेन्स हैं वो वॉर एस्टैब्लिश प्लेन्स है। आप MiG-29 ले लो, आप Su-30 ले लो, आप मिराजेस ले लो, आप जगुआर ले लो, आप राफेल ले लो। तो ये इस तरह का पोस्चरिंग जो पाकिस्तान कर रहा है, वो जिसको आप बोलते हैं कि जब डर जाते हैं तो कुछ तो दिखाना है, कुछ तो करना है कि हम तैयारी में है, इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट बिट ऑफ एफर्ट जिसको आप कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जब अगर युद्ध हुआ तो मैं जानता हूं कि पाकिस्तान इस बार कभी अपना सर उठा नहीं पाएगा।